हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नंदन कक्षा 11th और 12th का टॉपिक लेकर आई हूँ अपठित गद्यांश। तो आइए पहले इस गद्यांश की रीडिंग लेते हैं। वर्तमान शिक्षा प्रणाली ने भारतवासियों को कहीं का न छोड़ा। किसको? भारतवासियों को। पिता अपने पुत्र को विद्यालय इसलिए भेजता है कि वह शिक्षित होकर सभ्य बने, किंतु वह बनता है पढ़ा लिखा बेकार। इतना ही नहीं, वह भ्रष्ट होकर समय खराब करता है। किसान का पुत्र शिक्षित होकर के कृषि से नाता तोड़ लेता है। बढ़ई का पुत्र स्कूल में पढ़कर बढ़ईगिरी को भूल जाता है। कर्मकांडी पंडित का पुत्र विश्वविद्यालय शिक्षा प्राप्त करके अपने पिता को पाखंडी की उपाधि देने लगता है। देश में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या सुरसा राक्षसी के मुंह की भांति फैल रही है। नैतिक भावना से विहीन शिक्षा विद्यार्थियों में श्रद्धा और आस्था के भाव उत्पन्न नहीं कर पाती। वर्तमान युग में छात्रों की उच्छृंखलता और अराजकता की स्थिति नैतिकता रूपी बीज से उत्पन्न वृक्ष के कटु और शुष्क फल है। तो सबसे पहले प्रश्न बनता है किसका? शीर्षक क्या है? किसका जिक्र आया है? शिक्षा प्रणाली का। कौन सी शिक्षा प्रणाली? वर्तमान शिक्षा प्रणाली। शीर्षक क्या बनेगा? वर्तमान शिक्षा प्रणाली के दोष या दूषित शिक्षा प्रणाली। अगला है पिता पुत्र को विद्यालय किस उद्देश्य से भेजता है। इससे संबंधित लाइन देखेंगे, पंक्ति देखेंगे कि कहाँ पर आई है। पिता अपने पुत्र को विद्यालय इसलिए भेजता है, यही लाइन है कि वह शिक्षित होकर के सभ्य बने, किंतु बनता क्या है? पढ़ा लिखा बेकार। किसान का बेटा शिक्षित होकर क्या करता है? कहाँ आया था? किसान का बेटा शिक्षित होकर के कृषि से नाता तोड़ लेता है। जो प्रश्न है उस प्रश्न से संबंधित पंक्ति हम इस पैराग्राफ में ढूंढेंगे, उसको मार्क कर लेंगे कि कहाँ आया है उसका जिक्र, फिर प्रश्न के अनुसार उसको ढाल लेंगे। वर्तमान युग में छात्रों की कैसी स्थिति है? वर्तमान युग में छात्रों की कैसी स्थिति है? कहाँ आया था? नैतिक भावना से विहीन शिक्षा विद्यार्थियों में श्रद्धा और आस्था के भाव उत्पन्न नहीं कर पाती। मतलब नैतिकता के अभाव में छात्रों में क्या है? छात्रों की उच्छृंखलता और अराजकता की स्थिति नैतिकता रूपी बीज से उत्पन्न वृक्ष के कटु और शुष्क फल है। वर्तमान युग में छात्रों की कैसी स्थिति है कि नैतिकता के अभाव में छात्र उच्छृंखल और अराजक होते जा रहे हैं। उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको अच्छे से छांटने आए होंगे। आइए अगला गद्यांश पढ़ते हैं। बचपन में मैंने सुना था, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। कुछ लोग आज भी सोचते हैं कि खेलने कूदने से समय नष्ट होता है, स्वास्थ्य बनाने के लिए व्यायाम कर लेना ही काफ़ी है। पर अपने अनुभव से मैं कह सकता हूँ कि यह विचार ठीक नहीं है। खेल कूद से स्वास्थ्य तो बनता ही है, साथ साथ मनुष्य कुछ ऐसे गुण भी सीखता है जिनका जीवन में विशेष महत्व है और जो व्यायाम से प्राप्त नहीं होते। सहयोग से काम करना, विजय मिलने पर अभिमान न करना, हार जाने पर साहस न छोड़ना, विशेष ध्येय के लिए नियम पूर्वक कार्य करना आदि गुण खेलों के द्वारा अनायास ही सीखे जा सकते। लोग सफलता न पाने पर साहस छोड़ बैठते और दोबारा प्रयास नहीं करते, परंतु अच्छा खिलाड़ी हारने पर भी प्रयास करता रहता है ताकि वह आगे चलकर हारी हुई बाजी जीत सके। इन बातों से प्रतीत होता है कि खेल के मैदान में केवल स्वास्थ्य ही नहीं बनता वरन मनुष्य भी बनता है। तो किस चीज़ का जिक्र आया है इसमें? शीर्षक क्या है? भी खेलों का जिक्र आया है। खेलों का जिक्र आया है तो खेलों का भी जिक्र क्या है कि खेलों का हेडिंग क्या बनेगा? शीर्षक क्या बनेगा? खेलों का महत्व। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि खेलों के विषय में कुछ लोग क्या सोचते हैं। शुरू में ही आया था, कुछ लोग आज भी सोचते हैं। क्या सोचते हैं? कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब। तो कुछ लोग ये सोचते हैं। खेलों से व्यक्ति कौन कौन से गुण सीखता है? कैसे गुण सीखता है? खेलों से मनुष्य ऐसे जिनका जीवन में विशेष महत्व है, जो व्यायाम से प्राप्त नहीं होते। कौन कौन से गुण है खेल से? सहयोग से काम करना, जीत मिलने पर घमंड ना करना, हार जाने पर हिम्मत ना छोड़ना, विशेष ध्येय के लिए नियम पूर्वक कार्य करना। ये गुण किससे सीखे जा सकते हैं? खेलों से सीखे जा सकते हैं।
अच्छा खिलाड़ी हारने पर क्या करता है? कहाँ आया था जिक्र? अच्छा खिलाड़ी हारने पर क्या करता है? हारने पर प्रयास करता है क्या? ताकि वो आगे चलकर हारी हुई बाजी जीत जाए। दोबारा प्रयास करता है ताकि वो आगे चलकर के हारी हुई बाजी जीत जाए। आइए अगला एक गद्यांश और पढ़ते हैं। भारत भाषा राष्ट्र की एकता का प्रधान वाहन है। भाषा क्या है? राष्ट्र की एकता का प्रधान वाहन है। भाषा की सहायता के बिना हम निकटस्थ व्यक्ति को भी नहीं बुला सकते। कोई भी कितना ही नज़दीक व्यक्ति है उसको भी नहीं बुला पाएंगे, बिना बोले चाहे इशारा करके बुलाएंगे तो भी सांकेतिक भाषा है। किंतु भाषा ही एकमात्र साधन नहीं है जो राष्ट्र में एकता रखती है। अतः हमें भाषा की साधना करते समय अन्य साधनों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। भाषा की आवाज़ उठाते समय हमें प्रादेशिकता और सांप्रदायिकता की भावना से बचना चाहिए। अच्छा तो ये होगा कि हम भाषा को कल्याण साधन करने वाली माता के समान समझें। किसके समान? हमारा कल्याण करने वाली माँ के समान समझें। जिस प्रकार गृह परिवार के जीवन में माता कल्याण स्थापित करती है, वैसे ही भाषा भी हमको मिलाती है। जिस प्रकार सच्ची माता संतानों में भेद विभेद को दूर किए बिना नहीं रह सकती, उसी प्रकार सच्ची राष्ट्रभाषा और सच्चा साहित्य भी अपनी संतान का भेद विभेद दूर किए बिना नहीं रह सकता। तो इसका हेडिंग क्या बनेगा? इसका शीर्षक क्या बनेगा? बार बार किस चीज़ का जिक्र आया है? भाषा राष्ट्र की एकता, यानी कि भाषा और राष्ट्रीय एकता, या भाषा का महत्व कह सकते हैं। भाषा का महत्व कह सकते हैं, भाषा और राष्ट्रीय एकता कह सकते हैं, राष्ट्रीय एकता कह सकते हैं। तीनों में से कोई भी हेडिंग बना सकते हैं। भाषा की आवाज़ उठाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? यानी कि भाषा की आवाज़ उठाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कहाँ आया था? भाषा की आवाज़ उठाते समय हमें प्रादेशिकता और सांप्रदायिकता की भावना से बचना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्र की एकता का प्रमुख साधन क्या है? राष्ट्र की एकता का क्या था? भाषा। राष्ट्र की एकता का प्रमुख साधन भाषा है। क्या है? भाषा है। हमें भाषा को किसके समान समझना चाहिए? किसके समान? माँ के समान। कहाँ आया था? हमें भाषा को माता के समान कल्याण करने वाली समझना चाहिए। उम्मीद है कि आप ये प्रश्न छांटने सीख चुके होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।